हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आपकी पढ़ाई शुरू हो गई होगी तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जो कि कक्षा 8 विषय विज्ञान विषय का पहला पाठ है। आपको ये पाठ अगर पढ़ा दिया है तो आपको इसके आंसर जो आपको समझ में नहीं आए हैं या आपको होमवर्क में करने हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको पासबुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिखकर आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में। पहला प्रश्न, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ शब्द दे रखे हैं तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। और खाली जगह दे रखी है। पहली खाली जगह है क, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। तो यहाँ हम फसल को भर देंगे। अगला है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की तैयारी होती है। यहाँ तैयारी भर देंगे। अगला प्रश्न है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। तो यहाँ खाली जगह में तैरने लिखेंगे। अगला खाली जगह है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक है। तो यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो यहाँ देखते हैं हम, जो ऊपर का अपना कॉलम है इसमें प्रश्न दे रखे हैं। जहाँ गलत, खरीफ की फसल के आगे मवेशियों का चारा लिखा हुआ है जो कि गलत है। अब हम इसको सही क्रम में जमा करके लिखेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे, खरीफ की फसल धान और मक्का, रबी की फसल गेहूँ, चना, मटर, रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सुपर फास्फेट, कार्बनिक खाद पशु अपशिष्ट गोबर मूत्र पादप अवशेष। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ खरीफ की फसल के दो उदाहरण और रबी की फसल के दो उदाहरण देने। तो हम देखते हैं उत्तर। खरीफ की फसल के दो उदाहरण हैं धान और मक्का, और रबी की फसल के दो उदाहरण होंगे गेहूं और चना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। सबसे पहले लिखना है मिट्टी तैयार करना। तो यहाँ मिट्टी तैयार करने पर हम पैराग्राफ देख रहे हैं। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार की जाती है। इसके लिए भूमि की मिट्टी को उलट पुलट कर पोली करते हैं। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। यह प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। ढीली मिट्टी के छिद्रों में उपस्थित वायु से फसल के पौधों की जड़ें श्वसन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी प्राप्त कर लेती है। इसके अलावा पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता प्रदान करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने तथा पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जिनका उपयोग पौधे आसानी से कर लेते हैं। तो ये पैराग्राफ आपका मिट्टी तैयार करने के बारे में हमको लिखना है। इसी तरह से आप लिखेंगे। दूसरा पैराग्राफ है बुआई के ऊपर। तो बुआई में देखते हैं हम क्या लिखा है। फसलों के पौधे उगाने के लिए खेत की मिट्टी में बीज डालने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। खेत की भूमि को हल से जोतने, समतल करने तथा खाद डालने के बाद उसमें उगाई जाने वाली फसल के बीज बोए जाते हैं। खेतों में बुआई के दो तरीके हैं। एक तो परंपरागत औजार द्वारा, यह कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। और दूसरा है सीड ड्रिल द्वारा। सीड ड्रिल नामक बीज बोने के यंत्र से भी बुआई की जाती है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी तथा गहराई भी बनी रहती है, और बीजों की गुणवत्ता तथा बीज बोने का तरीका दोनों ही फसल उपजाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा पैराग्राफ निराई के ऊपर लिखना है। तो निराई का पैराग्राफ हम देखते हैं। इसमें हमको क्या लिखना है, खेत में खरपतवार को हटाने को, जो खरपतवार उग जाती है उसको हटाने को, यहाँ पर हम हटाने कर देंगे। हटाने को निराई कहते हैं। निराई खेतों में आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। निराई का कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से करते हैं। पौधों में पुष्पन एवं बीज बनने की प्रक्रिया से पहले खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर
समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खड़ी फसल वाले खेत में किया जा सकता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने के समय खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। यह कार्य हैरो, जिसको पटेले भी कहते हैं, उससे किया जाता है। अगला पैराग्राफ है थ्रेसिंग। काटी गई फसल से बीजों अथवा दानों को भूसे से अलग किया जाता है। यह कार्य थ्रेसिंग कहलाता है। आजकल थ्रेसिंग भूसे से बीजों अथवा दानों को अलग करने का कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। यह मशीन वास्तव में हार्वेस्टर और प्रेशर का संयुक्त रूप ही होती है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग, जिसको कहते हैं, उसके द्वारा अलग करते हैं। तो इस तरह से आपके पैराग्राफ कंप्लीट हो गए हैं। अब प्रश्न नंबर 5, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उर्वरक व खाद में अंतर, ये आपकी बोर्ड की एग्जाम में आता रहता है। तो हम यहाँ एक सारणी बना लेंगे और सारणी में एक साइड में उर्वरक और एक साइड में खाद लिख देंगे। और यहाँ पहला अंतर लिखेंगे, उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है और जबकि खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है जबकि खाद खेतों में बनाई जा सकती है। तीसरा, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। और चौथा अंतर लिखेंगे, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं और खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो इस तरह से हम अंतर लिख देंगे। प्रश्न नंबर 6 है, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों के वर्णन कीजिए। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, सिंचाई की परिभाषा पहले लिखेंगे। उचित समय एवं विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की विधियाँ 2 विधियाँ हैं, एक तो छिड़काव तंत्र है और दूसरी ड्रिप तंत्र है। तो छिड़काव तंत्र में हम लिखेंगे, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए, जो ऊंची नीची भूमि होती है, वहाँ किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। और दूसरा जो है वो है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में हम लिखेंगे, इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है, यानी कि खराब नहीं होता है। प्रश्न नंबर 7 है, यदि गेहूं को खरीफ की ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, यदि गेहूं को खरीफ की ऋतु में उगाया जाए तो वे नहीं उगेंगे क्योंकि उनके उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा ऋतु में जल की प्रचुरता में बीज गलकर नष्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। आंसर है, खेत में लगातार फसलों के उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेत में खाद डालता है। अपर्याप्त खाद से पौधे कमजोर हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। 2 प्रश्न हैं इसमें। तो पहले खरपतवार की परिभाषा देखेंगे। खरपतवार वे अवांछनीय पौधे या जंगली पौधे हैं जो खेत में बोई गई फसल के साथ में अपने आप उग जाते हैं। अब है खरपतवार पर नियंत्रण। दूसरे प्रश्न का इसका उत्तर है, इसके लिए खेत की निराई करते हैं। इस क्रिया में ऐसे पौधे को खेत से हटा देते हैं। खरपतवार हटाने के लिए 2 विधियां काम में, निम्न विधियां काम में लेते हैं। पहली विधि है पटेले या हैरो द्वारा खरपतवार को हटाना। जब फसल की बुआई से पहले हल चलाकर खेत को जोता जाता है तो उसमें लगे हुए अधिकतर खरपतवार हल चलाते समय जड़ सहित उखड़ जाते हैं और निकाल दिए जाते हैं। अब यदि खेत में पटेले या हीरो नामक कंपी जैसा उपकरण घुमा दिया जाए तो ये उखड़े हुए खरपतवार पटेले की छड़ों के साथ में फंसकर बाहर निकल जाते हैं। दूसरा है रसायनों के उपयोग से। खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D जैसे रसायनों का छिड़काव कर दिया जाता है। इससे खरपतवार के पौधे मर जाते हैं लेकिन फसल को कोई हानि नहीं पहुंचती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर यानी फुहारा
की सहायता से खेत में छिड़काव किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार जमाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर प्रश्न दे रखा है जो कि सही क्रम में नहीं है। हम उत्तर लिखेंगे। पहले नंबर पे लिखेंगे मिट्टी तैयार करना, दूसरे नंबर पे लिखेंगे खेत की जुताई करना, तीसरे नंबर पर लिखेंगे बुआई, चौथे नंबर पर खाद देना, पाँचवें नंबर पर सिंचाई, छठे नंबर पर कटाई और सातवें नंबर पर फसल को चीनी मिल में भेजना। तो ये क्रम से हमने इसको जमाया है, इसी तरह से आप भी जमा दीजिए। प्रश्न नंबर 11 है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। तो ऊपर से नीचे भरना है सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, दूसरा भरना है बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल, और तीसरा भरना है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, और छठा है इसमें फसल पक जाने के बाद में काटना। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक वर्ग पहेली दी हुई है। तो इस वर्ग पहेली में हम पहले में भरेंगे, र से स्टार्ट हो रहा है तो रबी। इसमें बाईं से दाईं तरफ शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी होती हैं, तो रबी भर देंगे। और एक में ऊपर से नीचे क्या भरना है, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। तो पारंपरिक तरीका हम रहट जानते हैं, रहट को इसमें भर देंगे। तीसरा जो ऊपर से नीचे है उसमें आ जाएगी, ऊपर से नीचे में फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ, तो इसमें खरीफ भर देंगे हम। चौथे में फसल भर देंगे बाएं से दाईं ओर, और दूसरे में पशुपालन लिख देंगे ऊपर से नीचे की तरफ, और पाँचवें में उर्वरक लिख देंगे, और छठे में कटाई, और सातवें में निराई। ये आपके पाठ्य पुस्तक के जो अंदर पाठ के पीछे दिए हुए प्रश्न हैं। अब हम इसके अलावा भी जो अतिरिक्त प्रश्न हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में आ सकते हैं उन प्रश्नों को हम बता रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं पुनः। हम खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं? तो उत्तर है हम खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि औजारों का उपयोग खेती में कृषि कार्य में करते हैं। खुरपी, इसकी सहायता से हम क्यारी बनाने के लिए मिट्टी खोदते हैं तथा खरपतवार को भी हटाते हैं। दराती, इसकी सहायता से हम फसल काटते हैं। और बेलचा, इसका प्रयोग मिट्टी, अनाज आदि को उठाकर टोकरी में भरने के लिए किया जाता है। हल, जुताई, भूमि में खाद उर्वरक मिलाने तथा मिट्टी खुरचने के लिए हल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करवा सकते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन इसके बड़े स्तर पर तथा नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन तथा वितरण के द्वारा उपलब्ध करवा सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? तो इसका उत्तर लिखेंगे, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता, इसे वर्षा ऋतु में उगाते हैं। प्रश्न नंबर 4, बीजों को पानी में डालकर रखने पर कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगते हैं? तो उत्तर है, कुछ बीज क्षतिग्रस्त होते हैं जिससे वो खोखले हो जाते हैं, इस कारण वे हल्के होते हैं और पानी पर तैरने लगते हैं। प्रश्न नंबर 5, कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, जिन पौधों को पानी, खनिज पदार्थ, खाद, उर्वरक पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं वे उन पौधों की अपेक्षा जिन्हें ये पदार्थ उचित मात्रा में ना मिले हों ज़्यादा अच्छी तरह से उगते हैं। प्रश्न नंबर 6, खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं, क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? तो उत्तर लिखेंगे, नहीं, ये अन्य पौधे किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं उगाए गए हैं, ये अवांछित पौधे होते हैं जो फसल के साथ प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, इन्हें खरपतवार कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? तो उत्तर है हाँ, खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। ये विषैले रसायन होते हैं, अतः छिड़काव करते समय इन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। प्रश्न नंबर 8, अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां क्यों रखते हैं? तो उत्तर है, अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां अनाज को कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए रखी जाती हैं। नीम की पत्तियां रखते हैं तो अनाज में कीड़े नहीं लगते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके अतिरिक्त प्रश्नों के सहित पाठ्य पुस्तक के अंदर जो पाठ दिया है, पहला पाठ फसल उत्पादन वाला, उसके सारे ही प्रश्न हमने उत्तर सहित आपको बताए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, और इसी तरह के
दूसरे पाठ, तीसरे पाठ या अन्य पाठ और अन्य विषयों के प्रश्न उत्तर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।